स्वागत है साथियों। दृष्टि क्विक बुक में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 26 चैप्टर भारत में ब्रिटिश शासकों की आर्थिक नीति एवं उसका प्रभाव। 25 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट विजिट करें, आपको वो सारे वीडियोस मिलेंगे जो आपके काम की हैं। तो पिछले चैप्टर्स की तरह मैंने यहाँ भी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट उनको हाईलाइट किया है और आपका कम समय में पूरी बुक को समराइज़ करने की कोशिश की है। थोड़ा सा चैप्टर बड़ा होता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत बड़ा ना होने पाए, तो इस चैप्टर को भी हम लोग 2 पार्ट में लेके आएंगे। तो अभी पहला पार्ट में हम लोग देखेंगे जो शुरुआत में उपनिवेशवाद का चरण है और जो आर्थिक नीतियाँ लाई गई उनका हम लोग प्रभाव देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। जो युद्ध होते हैं प्लासी और बक्सर, उनके बाद भारतीय व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार हो जाता है और भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष आत्मनिर्भरता मूलक अर्थव्यवस्था से औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो जाती है। देखिए, इनका प्रमुख उद्देश्य ये था कि अपने उद्योगों के लिए भारत से कच्चा माल प्राप्त करके अपने उत्पादों को भारतीय बाजार में बेचें। तो भारत निर्यातक देश से एक आयातक देश बन गया। उपनिवेशवाद का चरण क्या है? तो देखिए, पहला चरण कहलाता है वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण और इसका समय है 1757 से 1813। 1757 में प्लासी का युद्ध है, 1813 में इनका व्यापारिक एकाधिकार जो है वो समाप्त होता है चार्टर के जरिए। तो बीच का जो चरण कहलाता है ये वाणिज्यिक पूंजीवाद का कहलाता है। इसमें कंपनी का जो पूरा ध्यान होता है वो आर्थिक लूट पर केंद्रित रहता है। ये भारत के व्यापार पर एकाधिकार करना चाहते हैं, राजनीतिक प्रभाव स्थापित करके राजस्व प्राप्त करना चाहते हैं और कम से कम मूल्यों पर वस्तुओं को खरीदकर यूरोप में उन्हें अधिक से अधिक मूल्यों पर बेचने की इनकी नीति होती है। ये अपने यूरोपीय प्रतिद्वंदियों को हर संभव तरीके से बाहर निकालना चाहते हैं और बंगाल से जो राजस्व प्राप्त होता है उसी से भारतीय वस्तुओं को खरीदते हैं और यूरोप में निर्यात करके उसका मुनाफा कमाते हैं। तो अब इनको भारतीय वस्तुओं को खरीदने के लिए इंग्लैंड से धन लाने की आवश्यकता नहीं रही। तो ये वाणिज्यिक पूंजीवाद का भारत के लिए सबसे बड़ा लॉस था कि भारत का सामान जा रहा था लेकिन भारत के ही पैसे से। तो सरकारी आय पर क्योंकि कंपनी का पूरा नियंत्रण हो ही गया था, उद्योग धंधों का ह्रास हुआ, राष्ट्रीय धन का एकमात्र स्रोत जो है वो कृषि रह गई। तो भारत की लूट इंग्लैंड में पूंजी संचय का एक अप्रत्यक्ष स्रोत बनी। पर्सिवल स्पीयर ने इस पर टिप्पणी की कि अब बंगाल में खुला और बेशर्म लूट का काल आरंभ हुआ। 1765 से 1772 के काल को प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार के.एम. पडिक्कन ने डाकू राज्य कहा है। तो ये भी आपसे पूछा जाता है। अगर द्वितीय चरण की बात करें तो उसको कहा जाता है औद्योगिक पूंजीवाद। क्या है इसमें औद्योगिक पूंजीवाद में? पहली बात तो इसका समय देख लें, 1813 से 1858। तो 13 में जब कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो जाता है भारतीय व्यापार से, और 1858 में देखेंगे तो 1857 के बाद जो कंपनी का शासन है उसे समाप्त करके ब्रिटिश सत्ता आ जाती है। तो इस दौर में औद्योगिक पूंजीवाद का समर्थन किया गया कंपनी द्वारा। यहाँ पर क्या होता है कि इंग्लैंड से में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उसको ध्यान में रखकर नीतियाँ बनाई गई। एक महत्वपूर्ण बात ये भी थी कि 1765 से 85 के बीच में बहुत सारे वैज्ञानिक आविष्कार हुए थे, जैसे कताई की मशीन, स्टीम इंजन, पावर लूम, वाटर फ्रेम वगैरह हुई। तो क्या हुआ कि इनको कच्चे माल और खाद्यान्न की आवश्यकता महसूस हुई और दूसरी तरफ कारखाना निर्मित जो उत्पाद थे उनकी बिक्री के लिए एक बड़ा बाजार भी चाहिए। तो भारत इन सभी की पूर्ति कर रहा था, कच्चा माल उपलब्ध कर रहा था और भारत खुद एक बाजार बन सकता था। तो 1813 का चार्टर एक्ट ब्रिटेन ने पारित किया और ब्रिटेन ने मुक्त व्यापार की नीति अपनाई। इससे हुआ क्या कि प्रत्येक ब्रिटिश व्यापारी के लिए भारत का दरवाज़ा खुल गया। अब भारत कच्चे माल का निर्यातक और तैयार माल का आयातक बनकर रह गया। इसके अलावा कंपनी ने होम चार्जेस भी लागू कर दिए। तो जॉन सुलिवान ने इसको स्वीकारते हुए टिप्पणी की है कि हमारी प्रणाली स्पंज के रूप में काम करती है जो गंगा के किनारे से प्रत्येक अच्छी वस्तु सोख लेती है और फिर उसे टेम्स के किनारे निचोड़ देती है। तो ये स्टेटमेंट भी पूछा गया है कि किसका कथन है। परिणाम स्वरूप होता क्या है कि अंग्रेजी कपड़ों की सस्ती कीमतों के आगे भारतीय महंगे कपड़े टिक नहीं पाते हैं और भारतीय वस्त्र उद्योग का पतन हो जाता है। अधिक से अधिक उत्पादन का लक्ष्य अंग्रेजों ने भूमि व्यवस्था में प्रयोग, अस्थायी बंदोबस्त, रैयतबाड़ी बंदोबस्त जैसी नई व्यवस्थाएं अपनाएं, लेकिन सब का जो फल हुआ वो किसानों का शोषण ही हुआ और देश में खाद्यान्न फसलों की जगह वाणिज्यिक फसलों ने ले लिया। तो अनाज की कमी हो गई, खाद्यान्न के मूल्य में वृद्धि हो गई। इस चरण में रेलवे का भी विकास होता है, वो भी देखेंगे। तो इसका जो पूरा चरण रहा वाणिज्यिक औद्योगिकवाद का, परिणाम ये हुआ कि कृषि के वाणिज्यिकरण पर बल दिया गया। नील, कपास, अफीम, चाय, जूट, कॉफ़ी, इनके अधिक उत्पादनों पर कृषकों को मजबूर किया गया। तो भारत में खाद्यान्न की कमी हुई। पाश्चात्य शिक्षा पर भी बल दिया गया।
जो हस्तशिल्प कुटीर उद्योग था उसका पतन होने लगा, उद्योग धंधों का विनाश हुआ, भारत में गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी आदि में बढ़ोतरी हुई। इन सब को लेकर के कार्ल मार्क्स का एक कथन जो है बड़ा प्रसिद्ध है कि विश्व के कपड़ों के घर को विदेशी कपड़ों से भर दिया गया। मतलब भारत कभी कपड़ों का घर था और उसको आज विदेशी कपड़ों से भर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भी कहा है कि बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि सफ़ेद हो गई। रेलवे के विकास की चर्चा करें अगर इसमें, तो देखिए रेलवे का विकास का चरण 1849 से 1864 तक का माना जाता है। पहली रेलवे लाइन जो है कलकत्ता से रानीगंज तक बिछाई गई 1849 में। हालांकि 1853 में डलहौजी मेमो जो था उससे रेलवे के विकास में तीव्रता आई। एक बात ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ जो रेलवे में निवेश की शुरुआत थी वो निजी कंपनियों ने की थी। तो सरकार ने इनको भरोसा दिया था, 5% ब्याज की गारंटी इनको दी गई थी ताकि निवेश आकर्षित हो सके। तो ये सार्वजनिक कंपनियां नहीं बल्कि निजी कंपनियों ने इसकी शुरुआत करी थी। तो आप देखेंगे कि 1853 में पहली रेल जो है वो बम्बई से ठाणे के बीच चलाई गई। 1856 में भारत में विदेशी निवेश की शुरुआत रेलवे के संदर्भ में सार्वजनिक ऋण द्वारा धन एकत्र किया गया। तो प्रबंधन में कई कंपनियां थीं, जिसमें 33 कंपनियां थीं रेलवे प्रबंधन के लिए, 24 निजी थीं, 5 सरकारी थीं, 4 देसी रियासतों की थी। बहुत इंपॉर्टेंट, इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। और इन कंपनियों से ये समझौता हुआ था कि 25 साल बाद रेलवे लाइन जो है वो सरकार को सौंप दी जाएगी। लिटन के कार्यकाल में 1879 में सबसे पहले पूर्वी रेलवे खरीदा गया। 1903 में कर्जन ने थॉमस रॉबर्टसन के नेतृत्व में एक रेलवे बोर्ड की स्थापना की। एक प्रमुख आयोग है एक बर्थ आयोग, ये कई बार आपने सुना होगा। एक बर्थ आयोग 1921-22 की रिपोर्ट थी। इसके आधार पर 1925 में रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। 1947 में देखेंगे तो केसी नियोगी की अध्यक्षता में रेलवे वित्त से संबंधित तथ्यों के निरीक्षण के लिए एक समिति का गठन हुआ। अब भारतीय रेलवे पर टिप्पणियां क्या हैं, यहाँ से खूब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। खास तौर से 3 स्टेटमेंट हैं, कार्ल मार्क्स, आर्नल्ड और तिलक का। तो कार्ल मार्क्स से क्या स्टेटमेंट है, जिस देश में लोहा व कोयला मौजूद हो अगर वहाँ तकनीक पहुँचा दी जाए तो उस देश को आधुनिकीकरण से नहीं रोका जा सकता। अर्नाल्ड का कथन है कि भारत में रेलवे ने वह कर दिखाया जो अकबर व टीपू जैसे निरंकुश शासक न कर पाए, वे भारत को एकीकृत न कर सके। तो इन स्टेटमेंट को एक बार लिखिएगा और ये याद करिएगा किसने इनका कहा है, क्योंकि ये पूछे जाते हैं। भारत में अंग्रेजों द्वारा रेलवे के विकास पर खुश होना ऐसे ही है जैसे दूसरे की पत्नी के अलंकार को देखकर खुश होना। तो ये कथन है बाल गंगाधर तिलक के। अब तीसरे चरण की अगर बात करें उपनिवेशवाद के, तो उसे कहा गया वित्तीय पूंजीवाद। जब ब्रिटिश सत्ता यहाँ पर आ जाती है 1858 में, 1947 यानी कि आज़ादी तक का जो काल है उसे कहा जाता है वित्तीय पूंजीवाद। तो तीनों का समय भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर कर पूछा जाता है। पहला चरण है 1757 से 1813। तो याद रखेंगे 1757 प्लासी के युद्ध से शुरू होता है। 1813 में चार्टर आता है जिससे उनका व्यापारिक अधिकार खत्म होता है। 1858 में ब्रिटिश सत्ता आती है, जो स्वतंत्रता संग्राम है उसके बाद, और 1858 से लेकर 1947 तक का जो काल है, तो ये आपका विभाजन है। जो डेट्स हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनके बीच में कौन सा दौर हुआ है इसको ज़रूर याद रखेंगे। तो तीसरा चरण जो है वित्तीय पूंजीवाद का है। तो इसके दौरान जो है निवेश के लिए जिन क्षेत्रों को चुना गया उसमें वित्त बाजार प्रमुख था, जैसे बैंक, बीमा, चाय, कॉफ़ी, रबड़ के बागान, जूट उद्योग, जहाज रानी, ये सब प्रमुख थे। तो इसमें होता क्या है कि सबसे बड़ी कमी क्या होती है कि इस दौरान भारतीयों को सार्वजनिक ऋण पर ब्याज की अदायगी करनी पड़ी। यही सबसे बड़ा कारण रहा कि इसने भारतीय अर्थव्यवस्था को और खोखला बना दिया, क्योंकि सार्वजनिक ऋण पर भारत को ब्याज वाला लाभांश भी देना पड़ता था। तो भारत के अंदर अगला जो कंटेंट देखें, जो एक उपनिवेशवाद के बाद जो देखा जाता है, जो प्रमुख सुधार किए गए, भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी, इसको लेके क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। तो इसमें कई व्यवस्थाएं मिलेंगी आपको, इजारेदारी, ज़मींदारी, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी। इस पर थोड़ा सा देखते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते रहे हैं। सबसे पहला देखते हैं इजारेदारी प्रथा, जिसको शॉर्ट में कहा जा सकता है फार्मिंग सिस्टम। तो 1772 में एक 5 वर्षीय इजारेदारी प्रथा चालू की गई। इसका तात्पर्य ये था कि नीलामी में सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भू राजस्व वसूली का ठेका दिया जाएगा। इस पद्धति में जमींदारों को अलग रखा गया था, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग का मानना था कि जमींदारों को शामिल करने का अर्थ होगा कि भू राजस्व की एक बड़ी दर जो है उनके हाथ चली जाएगी। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये थी कि जमींदारों का ग्रामीण क्षेत्रों में वर्चस्व था, वे भू राजस्व के विशेषज्ञ रहे थे शुरू से, और उनके सहयोग के बिना योजना सफल नहीं हो सकी, तो असफल हो गई। तो बाद में इसको वॉरेन हेस्टिंग ने 1776 में 1 वर्षीय कर दिया, यानी कि अब ठेकेदारी 1 वर्ष के लिए ही दी जाएगी, और इसमें जमींदारों को प्राथमिकता दी गई। लेकिन ये चलता रहा।
धीरे धीरे बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में कॉर्नवालिस का आगमन होता है। कॉर्नवालिस ने अनुभव किया कि कृषि अर्थव्यवस्था में जो गिरावट हुई है तो राजस्व में उतार चढ़ाव है, तो एक ऐसी अस्थायी व्यवस्था होनी चाहिए जो आगे चलनी चाहिए। तो उन्होंने 10 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था लागू की 1790 में। तो इसमें क्या था कि भूमि का स्वामी और लगान वसूली का अधिकारी जमींदार को ही मान लिया गया। तो इसी को कहते हैं जमींदारी मालगुजारी व्यवस्था। फिर 1793 में कॉर्नवालिस ने ही 10 वर्षीय व्यवस्था को बदल करके अस्थायी कर दिया। क्यों? क्योंकि उसका आकलन था कि भू राजस्व संबंधी प्रयोग के लिए 10 साल का समय बहुत थोड़ा कम है, इसको अस्थायी करना होगा, तभी हमें एक निश्चित आय प्राप्त होगी। तो इसके तहत क्या था कि जो भी वसूली होगी उसका 10/11 भाग सरकार को मिलेगा और 1/11 भाग जमींदारों को नियत किया जाएगा। लेकिन इसमें कमी क्या थी कि स्पष्ट नहीं किया गया कि जमींदार किसानों से कितना लगान वसूल करें। तो एक निश्चित राशि सरकार को जमींदार देते तो थे, लेकिन खूब ऊंची दर पर लगान लेते थे और उसका ज़्यादातर हिस्सा अपने पास रख लेते थे। तो फ़ायदा जमींदारों को तो मिला, सरकार को नहीं। तो परिणाम हुआ जमींदारों का किसानों पर शोषण बढ़ने लगा। तो आप देखेंगे 1793 का विनिमय 14 है, उसके द्वारा सरकार को जमींदार की संपत्ति जब्त करने का अधिकार मिला। इसके साथ ही 1794 में सूर्यास्त का नियम लागू किया गया। क्या है सूर्यास्त का नियम? मतलब ये था कि नियत समय तक यदि सरकार के पास लगान नहीं पहुंचा तो जमींदारी नीलाम कर दी जाएगी। तो ये जमींदारी जो व्यवस्था है, अस्थायी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था, ये भारत के 19% भाग पर लागू की गई। खासतौर से बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस, उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र इसमें शामिल थे। प्रभाव ये होता है कि जमींदारों को अधिकार मिल गया कि अगर किसान लगान नहीं दे पाता है तो उसकी ज़मीन वे जब्त कर सकते हैं, इसके लिए किसी न्यायालय की अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है। तो कृषक अब उनके दास बनने लगे। और सूर्यास्त के नियम के कारण क्या हुआ कि जो नई वर्ग थे, व्यापारी, साहूकार, वो ज़मीन खरीद करके जमींदार बनने लगे। तो एक तरीके से अनुपस्थित या दूरवासी जमींदारी का उदय हुआ। तो ज़मीनों की नीलामी के कारण उपसामंतीकरण का भी उदय हुआ। कृषि की अनुकूल प्रतिकूल पैदावार हो लेकिन दरों में परिवर्तन नहीं किया गया तो सरकार को हानि हुई, जमींदारों को लाभ हुआ। हाँ, अस्थायी रूप से लगान की सुनिश्चितता तो हो गई, लेकिन उन्होंने अपना जो ध्यान था वो व्यापार की उन्नति में लगाया, ना कि कृषि व्यवस्था में। इसी तरह 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में जमींदारों द्वारा लगान वसूली को मान्यता भी दे दी गई। ये जमींदार जो थे एक्चुअली अंग्रेज़ों के एक सामाजिक मित्र के रूप में उनको मिले। जमींदार वर्ग दिल से चाहता था कि अंग्रेज़ यहाँ बने रहें, इसलिए 1857 का जो विद्रोह हुआ उसमें जमींदारों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। इसके बाद देखेंगे कि आर.सी. दत्त और राजा राम मोहन राय जैसे विद्वान हैं, इस व्यवस्था के समर्थक माने जाते हैं। जो आर.सी. दत्त थे उन्होंने तो इसे पूरे भारत पर लागू करने की अनुशंसा की थी। बाद में 1945 में देखेंगे तो जमींदारी व्यवस्था की जांच के लिए एक फ्लाउड कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया कि इसमें अनेक खामियां हैं और अस्थायी बंदोबस्त की आलोचना की गई। तो फ्लाउड कमीशन से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये रहा आपका जो अस्थायी बंदोबस्त है उससे संबंधित। अब देखते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयत का मतलब होता है किसान, यानी कि अब यहाँ किसानों से सीधे लगान वसूल होगा। क्या थे इसके प्रमुख प्रावधान, वो देख लेते हैं। तो इसमें प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार को भूमि का स्वामी माना गया और लगान जमा करने का दायित्व भी अब उसी का होगा। यदि किसान निर्धारित लगान जमा नहीं कर पाता था तो उसे भूमि स्वामित्व से वंचित कर दिया जाता था। इसके जो जन्मदाता थे वो थे टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था 12 जिले को पहली बार कर्नल रीड द्वारा लागू किया गया, 12 जिले में। लेकिन 1820 में इसको मद्रास में लागू किया गया और उसको सुचारू रूप से चलाया जा सके इसके लिए मुनरो को वहाँ मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया। तो 1825 में बम्बई, 1858 में संपूर्ण दक्कन में लागू हो गई। इसके तहत देखें तो ब्रिटिश भूभाग का लगभग 51% हिस्सा शामिल हो गया था। 3 वर्षों के लिए लागू था, 30 वर्षों के लिए लागू था और इसकी जो दर होती थी वो 1/3 होती थी। तो जमींदारी में देखेंगे जो 10/11 और 1/11 का आकलन था वो यहाँ पर सीधे 1/3 था कि 1/3 इसकी दर लागू की गई थी। जो आपकी उपज होगी उसकी 1/3। इसका कारण क्या था? उद्देश्य ये था कि जो बिचौलिए जमींदार हैं उनका वर्ग समाप्त हो जाए, क्योंकि अस्थायी बंदोबस्त में जो लाभ हुआ सरकार को नहीं हुआ, जमींदारों को हुआ। तो इसीलिए बिचौलियों को इसमें दूर रखा गया। प्रभाव में क्या हुआ कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या हुआ कि मनमाने ढंग से उन्होंने लगान वसूल किया और अत्यधिक लगान वसूल करने की वजह से ज़्यादातर किसान भूमि से बेदखल हो गए। तो इससे भी किसानों का शोषण ही हुआ। अब अगला देखते हैं महालवाड़ी व्यवस्था। तो महाल में क्या होगा? महाल का मतलब है गांव, यानी कि गांव का मुखिया से लगान की वसूली होगी। तो गांव के मुखिया से सरकार का लगान वसूली का समझौता हुआ, जिसे कहा गया महालवाड़ी बंदोबस्त। इस व्यवस्था के जो जनक थे वो थे हाल्ट मैकेंजी। तो इन्होंने सबसे पहले 1819 के अपने प्रतिवेदन में
महालवाड़ी व्यवस्था का सूत्रपात किया, जिन्होंने सर्वप्रथम 1822 में कानूनी रूप से इसको लागू किया। इसमें प्रमुख नाम आता है मार्टिन बर्ड और जेम्स टॉमसन का। तो 1833 में मार्टिन बर्ड और जेम्स टॉमसन के बंदोबस्त में यह अपने बेहतर रूप में सामने आई। इसको लागू कहाँ किया गया? तो मध्य प्रांत, उत्तर प्रदेश और पंजाब में इसको लागू किया गया। कुल मिलाकर देखें तो ब्रिटिश भारत की भूमि का 30% लगभग इसके हिस्से में आता है। तो महालवाड़ी व्यवस्था यानी कि गांव के मुखिया से लागू किया जाएगा। इसका होता क्या था कि समूचे ग्राम के उत्पादन के आधार पर एक अनुमान लगा करके भू राजस्व का निर्धारण कर लिया जाता था। तो बहुत बड़ा दोष था इसमें, क्योंकि जो मुखिया और प्रधान था बहुत शक्तिशाली हो गया। अब किसान को भूमि को बेदखल करने का अधिकार था उसके पास। और दूसरा सबसे बड़ा खामी ये हुआ कि सरकार और किसानों के जो प्रत्यक्ष संबंध थे वो समाप्त हो गए। यानी कि फ़ायदा तो मुखिया ले रहा था, नाराज़गी सरकार के प्रति जाहिर हो रही थी, और जो लगान का निर्धारण था वो भी अनुमान पर आधारित था। तो ये व्यवस्था पूरी तरीके से विफल हो गई। कुछ और भी प्रथाएं देखने को मिलती हैं जिनको अक्सर कर पूछा जाता है, जैसे तिनकठिया प्रथा है। ये क्या थी? तो चंपारण बिहार के किसानों को अपने अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध पर अपनी ज़मीन के 3/20 भाग पर, 3 कठिया 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। तो इसी को कहा गया तिनकठिया प्रथा। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट आता है ददनी प्रथा। इस प्रथा के अंतर्गत जो ब्रिटिश व्यापारी थे भारतीय उत्पादकों, कारीगरों, शिल्पियों को एक मामूली सी रकम या अग्रिम पेशगी देकर के करारनामा, तो एक कॉन्ट्रैक्ट लिखवा लेते थे। तो ये क्या होता था कि बाजार भाव से बहुत कम दाम पे होता था, और जब उनका प्रोडक्शन होता था तो लागत चाहे जितनी लग जाए उनको उसी दाम पे ही मिलता था। तो ददनी प्रथा एक अग्रिम पेशगी थी। तो ये भी बहुत किसानों के लिए अच्छी नहीं रही। एक सूरत में प्रचलित थी दुबला हाली प्रथा। तो ये प्रथा जो है पश्चिमी क्षेत्र मुख्यतः सूरत में प्रचलित थी। दुबला और हाली कहलाने वाले जो भूदास थे अपने मालिकों को ही अपनी संपत्ति का और स्वयं का संरक्षक मानते थे। तो ये रहे प्रमुख क्वेश्चन जो भू राजस्व की नीति से थे, ये यहाँ पर हमने डिस्कस किया। इसके बाद जो आएगा उसमें कृषि का वाणिज्यीकरण है, धन का बहिर्गमन है, विऔद्योगीकरण, भारत में नए उद्योगों की स्थापना, और जो एक प्रैक्टिस सेट है पूरे चैप्टर को लेकर के उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो लंबा ना हो इसके लिए मैं इसको 2 पार्ट में करता हूँ, ताकि आपका जो समय है उसमें आप बोर भी ना हो और आपको कम समय में एक अच्छा टॉपिक रिवाइज भी हो जाए। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कृषि के वाणिज्यीकरण व्यवस्था के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।